इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों से लिंक्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसलिए लिंक्ड है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप जानते हो कि जब तक किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अब मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रेजेंट होना भी जरूरी है। इसलिए ये टॉपिक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर भी हेल्प आउट करता है, क्योंकि विदाउट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंज, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। स्टार्ट करेंगे टॉपिक को माइंड्स ऑन से, और क्वेश्चन है एट विच एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, अगर ए के ऊपर वेक्टर का साइन है तो ये वेक्टर एरिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस में डिफरेंट जगहों पर पूछे जाते हैं, कभी वर्क से रिलेटेड, कभी टॉर्क से रिलेटेड। तो जहां पर भी कॉस थीटा या साइन थीटा आएगा ना, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कहां पर आपके पास वैल्यू मैक्सिमम है, कहां मिनिमम है, कहां मैक्सिमम का हाफ है। तो यहां पर भी ये पूछा गया कि कहां पर मैक्सिमम का हाफ है, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बस फार्मूला रिक्वायर्ड होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, और वो फार्मूला है बी ए कॉस थीटा। इसमें कॉस आता है, और फिर नेक्स्ट टाइम आपने ये देखना होता है कि कॉस की वैल्यू कहां पर हाफ होती है, यानी मैं कौन सा एंगल पुट करूंगा कि कॉस की वैल्यू 1/2 आएगी, और वो आप जानते हो वो एंगल 60 डिग्री होता है। साइन 31/2 होता है और कॉस 61/2 होता है। इसका मतलब जब आपका एंगल 60 डिग्री होगा तो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू के। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी बी ए होती है जब एंगल आपका 0 या 180 होगा। तो कॉस 60, तो राइट आपके पास ऑप्शन यहां पर क्या है? डेल्टा। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में साइन थीटा होता तो साइन के बारे में याद रखिएगा, साइन की वैल्यू हाफ 30 पे होती है, फिर आप 30 के मुताबिक उसका आंसर देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? ये टॉपिक बड़ा सेम है, मतलब सिमिलर टॉपिक है, जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है, और आपको बहुत सारी चीजें कॉमन नजर आएंगी सवाई चंद एक चीजों के। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस दैट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। कि अगर कोई सरफेस आपकी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ी हो, तो जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास करती हैं उनको आप मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई के साथ, और डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे एम लिख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई। और यहां पर इस चीज को समझने के लिए ये एक सरफेस है, और इस सरफेस को आपने इस तरह से रखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में है और उनके परपेंडिकुलर है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास करेंगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो डेफिनेशन है कितनी लाइंस पास करती हैं, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन नहीं है, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। ये सिर्फ हमें उसका मतलब समझा रही है कि फ्लक्स है क्या, लेकिन हम यहां से फ्लक्स की मैग्नीट्यूड काउंट नहीं कर सकते। तो चाहे आपके पास सरफेस यूं पड़ी हुई है, चाहे सरफेस यूं पड़ी हुई है, वो सरफेस अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो तभी उसमें से फील्ड लाइंस पास करेंगी ना, और जितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी उसको आप नाम दोगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पे जाऊं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो है मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लो या स्केलर प्रोडक्ट लो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तो हमें पता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया के बारे में मैंने बताया था कि कभी भी आप किसी सरफेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दो, कि लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि ये मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन की स्क्रीन का सरफेस एरिया आपने फाइंड करना। इस मोबाइल फोन की स्क्रीन का सरफेस एरिया कहोगे लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया, ये सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया बोलो, इसको प्लेन बोलो। लेकिन जो वेक्टर एरिया होगा उसमें क्या करोगे, इस सरफेस एरिया को एक डायरेक्शन दे दोगे, और वो डायरेक्शन क्या होगी? इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर आप किसी भी सरफेस को, किसी भी प्लेन को एक डायरेक्शन दे दो जो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो इसको वेक्टर एरिया बोलते हैं। क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि जो वेक्टर है उसमें दो चीजें आती हैं। वेक्टर के अंदर एक आती है मैग्नीट्यूड और एक आती है उसकी डायरेक्शन, जिसको यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्लेन का एरिया ए और इसका यूनिट वेक्टर आपके पास ए, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। तो यहां पर जो ये सरफेस है, अगर मैं कहूं कि सरफेस का वेक्टर एरिया ये ए है, तो अगर आप ए और बी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लो तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये बेसिकली इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है जो वाकई फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेगी। इस सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं फ्लक्स के फार्मूला को देखूं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, आई, जे और के फॉर्म में, और आपने फ्लक्स फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है, आई को आई से, जे को के से, मल्टीप्लाई करो, आपका फ्लक्स फाइंड हो जाएगा, फिर ऐड करना होता है। डॉट प्रोडक्ट जब ओपन होगा तो फिर आपका कॉस थीटा आता है। लेकिन इसके बारे में याद रखिएगा कि हमेशा कॉस थीटा नहीं आता। इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि फ्लक्स के फार्मूला में, जैसे वर्क के फार्मूला में, कॉस कब आता है? कॉस तब आता है जब आपका एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हो। अगर आपका एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ना हो तो फिर आपका कोसाइन नहीं आता। ये चीज आपको याद रखनी है कि फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, और आप जब इसको एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंड करने के बाद यहां पर कोसाइन थीटा आता है, और कोसाइन थीटा तब आएगा जब आपका एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होगा। इस फार्मूला को दो तरह से लिखा जाता है। इसके अलावा एक इसको लिखने का तरीका होता है कि बी के साथ ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है कि आपने ए को रिजॉल्व किया और ए के प्रोजेक्शन को लिया जो बी के अलॉन्ग है। और दूसरा तरीका इसका होता है कि आप ए की जगह बी को रिजॉल्व करो और बी के प्रोजेक्शन को लो जो ए के अलॉन्ग है और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब वन बाय वन इन दोनों के बारे में बताता हूं कि ए कॉस थीटा और बी कॉस थीटा कैसे आएगा। अगर ए कॉस थीटा आ रहा है, इसका मतलब आप वेक्टर ए को रिजॉल्व कर रहे हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और जब ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो ए के दो कंपोनेंट्स हैं, एक होगा ए कॉस थीटा और एक होगा ए साइन थीटा। तो जरा डायग्राम को देख के बताओ ए का कौन सा कंपोनेंट है जो बी के अलॉन्ग है? बी के अलॉन्ग का मतलब जो बी की डायरेक्शन में है, ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास फ्लक्स का फार्मूला कि अगर आप ए के कंपोनेंट को जो बी के अलॉन्ग है उसको बी की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और बजाय अगर मैं ए को रिजॉल्व करने के अगर बी को रिजॉल्व करूं, तो बी को रिजॉल्व करने का मतलब होगा कि मैं बी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और फिर यहां पर आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपका होगा बी कॉस थीटा
और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। तो जरा यहां पर डायग्राम को देख के बताओ कि बी का कौन सा कंपोनेंट है जो ए के अलॉन्ग है? क्या वो बी कॉस थीटा नहीं है? तो बी कॉस थीटा यहां पर अलॉन्ग है और मल्टीप्लाई करोगे ए की मैग्नीट्यूड से, आपका फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। तो ये फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है। और हमेशा आपने याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट आता है जो दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग होता है। अगर ए कॉस थीटा है तो ए कॉस थीटा आपके पास वेक्टर बी के अलॉन्ग है। अगर आपके पास बी कॉस थीटा है तो बी कॉस थीटा भी वेक्टर ए के अलॉन्ग होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास है वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो ऐसा कोई नाम नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो एसआई यूनिट है दैट इज वेबर। अब वेबर किसके इक्वल है हमें ये कवर करना, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेबर को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से, और अगर आप फार्मूला में देखो तो वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि बी के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ और बी का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला की वैल्यू पता क्या होती है? टेस्ला किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन? टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। तो आप क्या करोगे, इस टेस्ला की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि जब टेस्ला की वैल्यू को पुट करोगे तो टेस्ला की वैल्यू को पुट करने से आपके पास आएगा न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर। ये सॉल्व करने से आता है। अब बताएं न्यूटन मीटर क्या होता है? क्या न्यूटन मीटर जूल नहीं होता जो एनर्जी का यूनिट है? इसका मतलब कि जूल पर एम्पेयर के इक्वल है। तो ये सारे के सारे यूनिट आपके करेक्ट है। तो कभी अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कौन सा यूनिट करेक्ट है, तो वेबर भी करेक्ट है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी करेक्ट है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर भी करेक्ट है और जूल पर एम्पेयर भी करेक्ट है। ये सारे करेक्ट है। आपसे मेरा सवाल यहां पर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई बेस यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई बेस यूनिट, जिसमें आपके पास किलोग्राम, मीटर और सेकंड आएंगे। आप डायरेक्ट बता सकते हो। आप डायरेक्ट बता सकते हो कैसे? क्योंकि आपको पता है जूल किसके इक्वल होता है? जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जूल की जगह आप लिखोगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड क्या हो रहा है एम्पेयर, तो ये इसका एसआई बेस यूनिट आ गया। एक और सवाल मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट के हवाले से कि सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है? इन सीजीएस, ये भी हमने जो किया ये सिस्टम इंटरनेशनल है, एमकेएस है। सीजीएस में जहां पर आपके पास डाइन होता है, जहां पर ईआरजी होता है, जहां पर टेस्ला की जगह गॉस होता है, वहां पर इसका यूनिट है मैक्सवेल। तो इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। और मैक्सवेल की कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सवेल किसके इक्वल होता है? जो मैक्सवेल है ये इक्वल होता है गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि गॉस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो टेस्ला की जगह गॉस लिखोगे और गॉस के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे, तो ये आपके पास यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का इन सीजीएस सिस्टम। और इसकी कन्वर्जन क्या है? इसकी कन्वर्जन है एक गॉस की एक वेबर के अंदर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर है जिसको आप याद रखोगे। जैसे टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस, तो 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। और ऑपोजिट याद रखना चाहो तो 1 मैक्सवेल इज 10⁻⁻8 वेबर। ये कन्वर्जन याद रखें, कहीं पर अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये सेम वही टाइप्स हैं जो कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ी थी, बस फर्क ये होगा कि जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम होगा वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम को यूज करोगे। पहली क्लासिफिकेशन ये है कि कब फ्लक्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को लीव कर रही हो, किसी सरफेस से बाहर निकल रही हो, तो क्या आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहां पर मैं वेक्टर एरिया बता देता हूं कि ये रेड से ये वेक्टर एरिया और यहां पर भी आपके पास ये रेड से वेक्टर एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से बाहर निकल रही हो तो क्या आपका फ्लक्स पॉजिटिव होता है? आंसर है यस। तो जब भी आपकी फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से लीव कर रही हो, अगर आप पहली डायग्राम को देखो तो सरफेस से लीव कर रही है, सरफेस से निकल के बाहर जा रही है। जैसे मोबाइल फोन की स्क्रीन की अगर आप ब्राइटनेस को ज्यादा करो तो जो लाइट है उसकी सरफेस से बाहर निकलती है, ये बाहर निकलने का मतलब है लीविंग द सरफेस। तो सरफेस को अगर लीव करेगा तो बी और ए के दरमियान जरा एंगल को देखिए कितना है, ये एंगल आपका 0 डिग्री है, या फिर ये एंगल आपका 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेसर होगा, मींस एक्यूट एंगल। ऐसे केस में आपका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी पॉजिटिव फ्लक्स। फ्लक्स नेगेटिव कब होता है? जब फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर एंटर हो रही हो, मतलब वेक्टर एरिया के ऑपोजिट आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, वेक्टर एरिया के ऑपोजिट आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो। क्या आपका वेक्टर एरिया जो है वो इस तरह से है कि फर्स्ट करो आपकी तरफ वेक्टर एरिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऑपोजिट है, तो फील्ड लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस। इस केस में आपका जो एंगल होगा तो या तो 180 होगा, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट, या फिर आपका एंगल ऑब्ट्यूज होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तभी ऑपोजिट ही आएगा। ऐसे केस में जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है। बताओ फ्लक्स जीरो कब होगा? पॉजिटिव हो गया जब लीव करेगा, नेगेटिव हो गया जब एंटर होगा। फ्लक्स आपका जीरो कब होगा? गुड, एक आंसर तो बिल्कुल सही है कि अगर आपकी फील्ड लाइंस पास ही ना करें, अगर फील्ड लाइंस सरफेस में से पास ही ना करें, यानी आपका एंगल जो हो वो 90 हो या फिर आपका एंगल 270 हो, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 या 270, तो फील्ड लाइन पास ही नहीं करेगी, तो आपके पास जो फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इफ नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। इसके अलावा अगर जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो अगर उतनी फील्ड लाइंस लीव हो, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? अगर 5 लाइंस एंटर हुई और 5 लाइंस लीव हो गई तभी तो 0 ही आएगा ना। तो जो 3D बॉडीज होती है ना उनका वेक्टर एरिया 1 से ज्यादा होता है। तो एक तरफ अगर आपका फ्लक्स नेगेटिव है तो दूसरी तरफ आपका फ्लक्स पॉजिटिव है, और जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना फ्लक्स पॉजिटिव, तो जब यहां पर आप नेट फ्लक्स को फाइंड करोगे तो आपका आंसर तब भी 0 आएगा। तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव अगर उतना फ्लक्स नेगेटिव, इन दैट केस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी आल्सो इक्वल टू 0। मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरमीडिएट फ्लक्स कब होता है? फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर आपका एंगल 0 या 180 होगा। सिर्फ 0 नहीं कहना, 0 के ऊपर आपका फ्लक्स पॉजिटिव मैक्सिमम होगा और 180 पर आपका फ्लक्स नेगेटिव मैक्सिमम होगा।
तो अगर आपके पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल है, मींस एंगल 0 डिग्री है, तो फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। और अगर आपके पास एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 180 है तो फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव होगा और मैक्सिमम होगा। बताओ 1000 वेबर बड़ा है या -1000 वेबर बड़ा, या पॉजिटिव 1000 वेबर बड़ा होता है या -1000 वेबर बड़ा होता है? दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से है, तो कभी ये ना कहिएगा कि पॉजिटिव 1000 बड़ा है, पॉजिटिव 1000 और -1000 दे आर सेम, दोनों मैक्सिमम है, फर्क एंगल का होता है। फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब आपके पास एंगल 90 या 270 होगा। तो अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 है तभी फ्लक्स 0, और अगर वेक्टर एरिया और आपकी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 270 है तब भी आपके पास फ्लक्स की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर कॉस की वैल्यू 0 आएगी। तो ये फ्लक्स आपका मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा? इक्वल टू 0। इंटरमीडिएट यानी ना मैक्सिमम ना मिनिमम, तो ये आपके पास था जब एंगल आपका 90 और 0 के दरमियान या 180 और 90 के दरमियान। इस डायग्राम को देखें तो आपके पास जो एंगल है यहां पर ना तो वो 0 है ना 90 है, दोनों के दरमियान आपके पास आ गया ना। अब यूं कहोगे कि जब आपके पास एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, मींस ग्रेटर हो 0 से, लेस हो 90 से, ग्रेटर हो 90 से, लेस हो 180 से, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स होगा वो इंटरमीडिएट होगा। और इंटरमीडिएट के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, सिंपल BA cos थीटा। एंगल को चेंज करते जाओगे फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, एंगल को चेंज करते जाओगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप लोगों ने कवर की। कुछ डिफरेंट कवर करते हैं जो कि हम लोगों ने पहले कवर नहीं किया। आपके सामने दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इन दोनों के दरमियान एक येलो कलर की कॉइल प्रेजेंट है और ये कॉइल है रेक्टेंगुलर। अभी मुझे बताना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें ब्लैंक में क्या आएगा? प्लेन ऑफ अ कॉइल इज डैश टू द पोल फेस ऑफ अ मैग्नेट। क्या लिखोगे कि हमारे पास जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेट के पोल फेसिस के साथ क्या है? क्या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? अब यहां मैं एक बात समझा दो, पोल फेसिस का मतलब क्या है? अगर मेरे पास ये हाथ नॉर्थ पोल है और ये हाथ साउथ पोल है, तो ये जो हाथ का प्लेन है ये पोल फेस है, हाथ का फेस ये है, तो ये पोल फेस है। तो पहला मैंने पूछा कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज डैश टू द पोल फेस, वो पोल फेस के साथ क्या है? क्या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? तो डायग्राम को और से देखो, डायग्राम के अंदर आपके पास जो कॉइल का प्लेन है वो पोल फेस के पैरेलल है। कि मतलब अगर मेरा हाथ का ये नॉर्थ पोल है, ये हाथ का साउथ पोल है, तो दरमियान में जो कॉइल पड़ी हुई है वो इस मोबाइल की तरह पड़ी हुई है, लाइक दिस। और अगर ये मोबाइल की तरह पड़ी हुई है यूं, अगर आप इसको देखो तो जो कॉइल का प्लेन है, जो मोबाइल का प्लेन है, वो पोल फेस के बिल्कुल पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर तो तब होगा जब वो रोटेट करके यूं पहुंचेगा। तो पहले केस के अंदर हमारा आंसर होगा प्लेन ऑफ अ कॉइल इज पैरेलल टू द पोल फेस ऑफ अ मैग्नेट, नॉट परपेंडिकुलर, वो पैरेलल है, आमने सामने पड़ा हुआ। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट बोलता आंसर क्या होगा? प्लेन ऑफ अ कॉइल इज डैश टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने पहले का आंसर दे दिया कि प्लेन पोल फेसिस के साथ पैरेलल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या है? हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जरा ड्रॉ करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, तो मैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूंगा। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जरा प्लेन को देखें। दोबारा मोबाइल की एग्जांपल लेता हूं। ये 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, और ये उसके सामने आपके पास कॉइल पड़ी हुई है। तो जरा कॉइल के प्लेन के साथ देखो, कॉइल के प्लेन के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? कॉइल के प्लेन के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है? नो। इस एंगल को देखो, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कॉइल का प्लेन पोल फेसिस के साथ पैरेलल होता है तो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर होता है। डायग्राम ड्रॉ करके देखिएगा खुद। अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई चीज पकड़ के उस तरह से देखिएगा कि आपके पास क्या एंगल बन रहा है। तो इफ द प्लेन ऑफ अ कॉइल इज पैरेलल टू द पोल फेसिस, देन प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब तीसरी स्टेटमेंट, व्हाट अबाउट वेक्टर एरिया? इस कॉइल का जो वेक्टर एरिया होगा इस डायग्राम के मुताबिक वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या होगा? हमने देख लिया कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। अब वेक्टर एरिया की तरफ आ जाओ। इस मोबाइल फोन की स्क्रीन का वेक्टर एरिया कहां होगा? इसकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर, ये सब वेक्टर एरिया। और ये दूसरा पेन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो जरा दोनों पेन को देखो, ये दोनों पेन आपस में क्या है? ये दोनों पेन आपस में आपके पास पैरेलल है। इसका मतलब वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स अगर आपको समझ आ गई तो अब मुझे जरा आंसर दीजिएगा, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैक्सिमम और मिनिमम? प्लेन ऑफ अ कॉइल इज पैरेलल टू पोल फेसेस, प्लेन ऑफ अ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, and the vector area is parallel to the magnetic field line, then the magnetic flux is maximum. yes, magnetic flux आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि लास्ट से मुझे पता चल गया कि हमारा जो एंगल है वो 0 है, और अगर एंगल आपके पास 0 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा BA के, cos 0 1 होता है, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। चले दोबारा इस पूरी चीज को रिवाइज करते हैं, लेकिन डिफरेंट डायग्राम से। क्या आपको ये डायग्राम और पहली वाली डायग्राम में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? पहले बात तो ये समझना है कि क्या पहली वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम क्या सेम है या डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट है। कुछ यूं हुआ कि जो कॉइल थी वो आपके पास रोटेट कर गई, कॉइल यूं पड़ी थी ना, कॉइल रोटेट कर गई, जैसे जनरेटर की कॉइल रोटेट करती है, तो कॉइल आपके पास रोटेट कर गई। बताओ कितने एंगल पे रोटेट हुई है? कॉइल पहले के मुकाबले में कितने एंगल पे रोटेट हुई है? 90 पर। कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर गई। अब कॉइल अगर 90 डिग्री रोटेट कर गई तो अब आपके आंसर सेम नहीं होंगे, वन बाय वन बताओ। अब मुझे बताओ कि कॉइल का प्लेन पोल फेसिस के साथ क्या है? क्या कॉइल का प्लेन पोल फेसिस के साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? गुड, परपेंडिकुलर है। और अब तो ये डायरेक्ट हमें नजर भी आ रहा है। अब कॉइल का प्लेन यूं है ना, लाइक दिस।
अगर कॉइल का प्लेन यूं है तो आप देख सकते हो कि ये हाथ और ये प्लेन, इन दोनों के दरमियान बनने वाला ये एंगल कितना है, ये 90 है। दूसरा, प्लेन ऑफ अ कॉइल इज डैश टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ। अब जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या उस येलो कलर की कॉइल के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? अब जो कॉइल है वो रोटेट कर गई, अब कॉइल जब रोटेट कर गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से निकल रही है और कॉइल यूं पड़ी हुई है, तो क्या कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है? यू है ना, यू पकड़ लो इसको, तो दोनों दूसरे के क्या है, पैरेलल। थर्ड वन, व्हाट अबाउट द वेक्टर एरिया? अगर मैं इसे वेक्टर एरिया को यहां पर ड्रॉ करता हूं कि ये लेट्स से मेरे पास वेक्टर एरिया है, तो पहली वाली डायग्राम में जो वेक्टर एरिया था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल था। अब जरा वेक्टर एरिया को देखो, क्या वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो प्लेन अगर आपका पैरेलल हो तो वेक्टर एरिया आपका परपेंडिकुलर होता है। प्लेन अगर पैरेलल हो तो वेक्टर एरिया आपका परपेंडिकुलर होता है, और वेक्टर एरिया अगर परपेंडिकुलर है तो आप एक्चुअल क्वेश्चन पे जाते हैं। बताओ फ्लक्स क्या होगा, क्या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स आपका जीरो होगा। गुड। तो इस केस में जब आप फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे बी ए कॉस थीटा से, तो एंगल यहां पर 90 आएगा, और कॉस 90 होता है जीरो। सो इफ कॉस 90 इज जीरो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये मैंने ओवरऑल जो छोटी सी एक्टिविटी की वो इसलिए की ताकि आपको पता हो कि कॉइल की पोजीशन के चेंज करने से फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। अब जरा मुझे इस सेकंड वाली डायग्राम में बताओ, इस सेकंड वाली डायग्राम में मैं कॉइल का एरिया बढ़ा दूं, कॉइल का एरिया कम कर दूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम कर दूं, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स को फर्क पड़ेगा? कॉइल का एरिया बढ़ा दिया, कम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी, कम कर दी, क्या फ्लक्स को फर्क पड़ेगा? नो, फ्लक्स जीरो ही रहेगा, क्योंकि फ्लक्स पास ही कर रहा। और जब फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा तो कुछ भी कर लो, आपके पास ओवरऑल फ्लक्स को भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा इस केस में? नो, क्योंकि फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा, तो ईएमएफ ने कहां इंड्यूस होना है? तो ये वो लिंकेज है जो कि हमारे पास आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ डेवलप होगा। एक आसान सा सवाल आपसे पूछता हूं कि कॉइल का जो प्लेन होता है वो वेक्टर एरिया के क्या होता है? कि कोई भी कॉइल है, उस कॉइल का प्लेन और जो वेक्टर एरिया, इनके दरमियान आपस में एंगल क्या होता है? गुड, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को समझने का सबसे आसान तरीका ये कि आप किसी भी सरफेस को, किसी भी प्लेन सरफेस को पकड़ो, जैसे मैं इस मोबाइल फोन को पकड़ लेता हूं, तो ये मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है ये इसका प्लेन है, और जो वेक्टर एरिया होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन ऑफ अ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल होती हैं तो वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या ये बात फिर समझ आती है कि अगर प्लेन वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है तो जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल होंगी तो वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी तो वेक्टर एरिया के पैरेलल होंगी। और फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें किसका एंगल चाहिए? क्या वेक्टर एरिया का एंगल चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या प्लेन का एंगल चाहिए? जब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना होता है तो आपको वेक्टर एरिया का एंगल चाहिए होता है। तो कभी भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्लेन का एंगल दे तो आपने वेक्टर एरिया का एंगल खुद फाइंड करना है। तो इफ प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर। इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया इज पैरेलल। ऑपोजिट आपने करना है, उसके बाद एंगल आ जाएगा और फ्लक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो इस डायग्राम के अंदर ये जो सतह है आपके पास, जो सरफेस है, ये इसका प्लेन है। ये जो सरफेस अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये आपका प्लेन है, दिस वन। और जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? उसके परपेंडिकुलर आपके पास वेक्टर एरिया। तो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। टॉपिक को कंक्लूड करते हैं एक कंसोलिडेशन क्वेश्चन के साथ। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय 40I - 18J वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच फ्लक्स passes through a 5 cm square area loop in this region if it lies flat in the xy plane? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वेक्टर फॉर्म में, एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वो जो एरिया है लूप का उसके बारे में गिवन है कि वो कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में। बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आपके पास आंसर है वो 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व करना होगा और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे 0 आया। देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें गिवन है कि वो 40I - 18J, और यूनिट इसका गिवन है वेबर पर मीटर स्क्वायर मींस टेस्ला। इसके अलावा हमें जो एरिया है प्लेन का वो गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में तो 10⁻⁻⁴ आएगा। अब ये वेक्टर फॉर्म में गिवन नहीं है। इसके साथ I, J और K लिखने के लिए उसने आपको ये दे दिया कि कॉइल एक्स वाई प्लेन में फ्लैट पड़ा हुआ। अब अगर आप एक्स वाई प्लेन को देखो तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जी एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन है, दिस वन। इसको मैं हाईलाइट कर दूं तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। और कॉइल के बारे में कहा गया कि कॉइल इस एक्स वाई प्लेन में फ्लैट पड़ी हुई है, लाइक दिस। ये आपके पास कॉइल है दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन। अब मुझे बताएं कि अगर कॉइल एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो उस कॉइल का वेक्टर एरिया कहां होगा? क्या वेक्टर एरिया आपके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता? तो इफ द कॉइल इज इन एक्स वाई प्लेन द वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन है? एक्स वाई के परपेंडिकुलर आपके पास जी है। तो अगर इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को देखो तो ये अलोंग जी एक्सिस है। इसका मतलब मैं जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं 5 × 10⁻⁴ के साथ जो यूनिट वेक्टर लिखूंगा वो k लिखूंगा। क्या लिखूंगा? k। अब k I और j के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब फ्लक्स पास ही नहीं करेगा। तो यहीं से आंसर पता चल गया कि आपका आंसर 0 है। लेकिन आप लोग सॉल्व इसको करके देख लो, फ्लक्स b का और a का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट लेने का रूल आप लोग वेक्टर्स में पढ़ते हो कि I को I से, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर I और J है और वेक्टर एरिया में K है, तो बच्चे कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं।
कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों के आई को मल्टीप्लाई करोगे 0, दोनों के जे को मल्टीप्लाई करोगे 0, दोनों को के को करोगे 0, कॉमन हो तो मल्टीप्लाई हो ना। बी में आई है, ए में आई नहीं है, बी में जे है, आई आपके पास ए में जे नहीं है, और के आपके पास ए में है, बी में नहीं है। तो आपके पास ओवरऑल जब डॉट प्रोडक्ट लोगे दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल आता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज डेल्टा। एक बात बताइएगा, अगर कॉइल XY प्लेन में ना हो, अगर कॉइल आपके पास YZ प्लेन में हो, तब इसका वेक्टर एरिया किस डायरेक्शन में होगा? अगर कॉइल आपके पास XY की जगह YZ प्लेन में हो, तब इसका वेक्टर एरिया कहां पर होगा? X के लॉन्ग। गुड, तब आपके पास I आएगा। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि कॉइल अगर आपके पास XZ प्लेन में हो, तो कॉइल अगर आपके पास XZ प्लेन में हो तो XZ के परपेंडिकुलर कौन होता है? XZ के परपेंडिकुलर आपके पास J होता है। तब आपके पास आंसर 0 ना आता, तब आप डॉट प्रोडक्ट लेते और फिर उसे आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाता।